हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो या फिर सीएचएस हो या फिर इसके अलावा किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं कि मुझे स्पेशली सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी है और 2025 के अंदर मुझे एडमिशन लेना है, तो ये टारगेट बैच आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए समझते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो लास्ट क्लास में हमने जिस चीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ था वो था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट किया हुआ था। और आज हमारा 21st डे है और इसमें हम समझने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को शुरू करूं, सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है नोटबुक और पेन। और हमेशा की तरह मैं रिपीट करता हूं कि एक रूल आप बना करके फॉलो करो। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, इस एकेडमी के साथ पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जो बच्चे इन रूल्स को फॉलो करते हैं पर डे बेसिस पे, सिलेक्शन और एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है। वही बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप को जीतते भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या रूल्स हैं। रूल्स हमेशा की तरह हर क्लास में रिपीट किया जाता है आपको। जिस तरीके से मैं हमेशा आपको बताता हूं कि नोटबुक और पेन सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। हर बार क्यों रिपीट करते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो नोटबुक और पेन होना चाहिए आपके पास में। दूसरी चीज, जो भी आपको पढ़ाया जाता है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, जिससे आपको अच्छा लग रहा है ना आप उससे पढ़िए, लेकिन ये रूल जरूर फॉलो करिए। खुद के नोट्स बनाइए और क्लासेस जब आप कहीं से कंप्लीट कर रहे हो, कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, उस टॉपिक को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है यार। बीच में छोड़ करके नहीं जाना। मानता हूं वीडियो के बीच में एड्स आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसको आगे बढ़ना है, छोड़ करके नहीं जाना है। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करो, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करते रहो टाइम टाइम पे। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना क्लास के बीच में, उसको आपको सॉल्व करना है यार। और इसके साथ साथ डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस रहना है। और इसके साथ साथ जो भी आपको सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है उस सीट को फिल करना अनिवार्य है, जरूरी है। हमारी तरफ से सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है उन बच्चों को जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हैं। इसके अलावा अगली क्लास को अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करके आना है। और आप अपनी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा 1 से 2 घंटे निकालना है ताकि आप चीजों को रिवीजन कर पाओ। जब आप इस डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती जाती है डे बाय डे। और एक बात मैं हमेशा रिपीट करता हूं और बताता भी हूं, देखिए हमें एक एक टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। आप एक बार देखना जा करके, आप अपने सोशल जो मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, आप उसमें कितना टाइम स्पेंड करते हो, वही टाइम का यूज हम रिवीजन करने में कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको लग रही है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, आप इस वीडियो की स्पीड को फास्ट करके भी पढ़ सकते हो। चलिए यहां पे अगर आप देखोगे तो आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, वो होने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब सर एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं। देखिए एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको हर बार रिपीट करता हूँ और बताता भी हूँ। बताइए आप कहाँ पहुंच चुके हो। हमने यहां से स्टार्ट करा था और ये जो सिलेबस है ना, सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है ये। और यहां से हमने शुरू किया था लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पैरामीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और आज हम आ चुके हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है। इसके कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं और फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियोस पे कितनी व्यूज हैं। अगर वो सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। अगर इससे एक बच्चे को भी फायदा हो रहा है तो ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी।
आप समझ सकते हो। कमेंट करके आप बता सकते हो कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है, एक्सपोनेंट इज द मैथमेटिकल नोटेशन, ये एक हमारा मैथमेटिकल नोटेशन है दैट रिप्रेजेंट द नंबर, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द टाइम ऑफ बेस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो उसका बेस है वो उससे ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा कि पावर्स क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होती है, किसका कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे हमें उस चीज को रीड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इट यूजुअली रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट नंबर, सुपरस्क्रिप्ट नंबर का मतलब ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्ट नंबर्स में लिखना होना चाहिए ऑन द राइट साइड ऑफ द बेस, ये जो बेस है हमारा इसके राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए, दैट इज अ एक्सपोनेंट। ये आपको तो समझ आ चुका है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर हमें ये बताइए कि पावर क्या होता है? फिर ये वाली पावर होती है क्या, या ये वाली पावर होती है मसल्स पावर? वो नहीं है, पावर्स कहते हैं इसको हम। और मैथ्स में जब आप एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, कुछ रूल्स भी हैं इनमें, उन रूल्स को भी हम देखेंगे। तो ये समझिए, ये तो हमने बात करी किसके बारे में, पावर के बारे में। अब स्पेसिफाइड बाय द एक्सपोनेंट्स, ये हमने बात करी एक्सपोनेंट के बारे में, करेक्ट। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। ये पावर है, हाँ। A power on the other hand is a number that is expressed using an exponent. एक्सपोनेंट का यूज करके जब हम उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं वो पावर होता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द बेस बाय इटसेल्फ, ये क्या होता है? ये रिजल्ट होता है। एंड मल्टीपल टाइम्स एज स्पेसिफाइड द एक्सपोनेंट। अब इसको हम समझने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, इस चीज को देखिए आप समझ पाओगे। अब यहां पे ये जो लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। ये जो 5 लिखा हुआ है ये है बेस, यानी कि ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, करेक्ट। और इसको हम कहते हैं पावर। अब पढ़ते कैसे हैं हम? 5 टू द पावर ऑफ n, या फिर 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, या फिर 5 टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो पावर है 2। अब इसको रीड कैसे करते हैं? ये लिखा हुआ है x टू द पावर ऑफ n, x टू द पावर ऑफ n, या फिर x रेज टू n, और इसको हम कहते हैं बेस, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। कुछ लोग इसी को ही पावर बोल देते हैं। ये आपको क्या चीजें समझ आई हैं? अगर आई हैं तो कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। जब आपको बेसिक से चीजें क्लियर होती है ना, तो आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो और आसानी से आपको सारी चीजें समझ भी आती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पावर्स का लिखना है, उससे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंट का बता दिया, एक्सपोनेंट क्या होता है, फिर हमने समझा कि पावर क्या होता है, और फिर हमने देखा कि कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक से जो रूल्स हैं उन रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और आप चाहें तो उन रूल्स के नाम के साथ चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। ये रूल क्या कहता है? जब भी हम मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि जब भी किसी नंबर का बेस सेम हो तो जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं, आप पावर के लो, उनको हम प्लस कर सकते हैं। यानी कि अगर 5 टू द पावर 2 है, इसको ऐसा लिखो, अगर बेस आपका सेम है यानी कि 5 है, क्लियर है, और यहाँ पे ये भी 5 है, क्लियर है, क्या है यार, ओके, ये भी आपका 5 है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये भी 5 लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अगर ये बेस है
5 और इनकी पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर के लो 3 + 9 इनको प्लस कर देंगे तो 5 की पावर 9 10 11 9 10 11 12 होगा ना, 5 रेज टू द पावर 12 ये होगा। तो ये क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे है आपका डिवीजन है, यहाँ पे आपका डिवीजन दिया हुआ है। अब डिवीजन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको ऐसा समझ सकते हो, ये आपका है मान लेते हैं 9 और ये है आपका 4 और ये हुआ है डिवीजन। तो जब भी डिवीजन रूल हो उस कंडीशन में अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो हम इनके पावर्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि 5 टू द पावर 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। तो ये हो गया एक्सपोनेंट डिवीजन रूल्स जो हमने बताए। इसी तरीके से पावर ऑफ रूल, x टू द पावर x है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये इन दोनों ब्रैकेट्स में ए बी का ये होल पावर x है तो x a के साथ भी शेयर होगा और b के साथ भी शेयर होगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर ये दोनों होल पावर है तो इसके साथ भी शेयर होगा और b के साथ भी शेयर होगा। जीरो एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर किसी नंबर्स का जो पावर जीरो है तो वो 1 होता है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको बता भी देता हूं, ध्यान से समझना। अब हमारे पास में ये चीज दी हुई है कि 1 कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं 7 टू द पावर 0 है तो इसका आंसर 1 हो रहा है जी। कैसे होगा, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है जीरो एक्सपोनेंट के। चलिए सर इसको बताइए थोड़ा डिटेल में कि कैसे हो रहा है। मैं इस नंबर को ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 5। सर हमने अभी डिवीजन का रूल पढ़ा है कि अगर बेस हमारे सेम होते हैं तो हम माइनस करते हैं पावर्स को। ठीक है जी, माइनस कर दीजिए। तो 7 5 माइनस 5 इसका मतलब क्या हुआ, 7 टू द पावर 0। बिल्कुल सर, हमें तो समझ आ रही है, आपने ये जो चीजें लिखी हुई हैं 7 टू द पावर 0, ये 1 कैसे आ रहा है। बिल्कुल सर, आपको बता रहा हूँ कि 1 कैसे आ रहा है। ये जो डिवीजन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 5। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो इसका आंसर हो क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर 7 टू द पावर 0 है तो इसको 1 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से एक जो जीरो एक्सपोनेंट होता है ए टू द पावर अगर 0 है तो इक्वल टू उसका आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब भी x टू द पावर a टू द पावर माइनस x है तो 1/x होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप में कभी नेगेटिव पावर दी हुई है तो चीजों को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसे जी, देखिए ध्यान से। अगर नेगेटिव पावर दी हुई है जैसे कि 7 टू द पावर, इसी को लिख लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 7 टू द पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 2। इसी तरीके से x/y लिखा हुआ, जैसे कि लिखा हुआ है 7 3/7 ऐसा लिखा हुआ है इसके पावर में। क्लियर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट, ये जो 7 है ये यहाँ पे होगा। क्लियर है, इस नंबर में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस नंबर की जगह पे मैं 5 रख देता हूँ, क्योंकि दोनों 5 वो रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो 5 है वो यहाँ पे होगा और ये जो 3 है वो यहाँ पे होगा, तो ये होगा इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट जो है वो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए चीजों को लिखना होगा, अपनी कॉपी के अंदर चीजों को लिख करके आपको समझना भी होगा कि किस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही हैं। अगर आपको ये रूल्स याद रहते हैं, चाहे वो एक्सपोनेंट्स के रूल्स हों, मल्टीप्लिकेशन के हो, डिवीजन के हो, पावर रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, फ्रैक्शन रूल हो, जीरो एक्सपोनेंट हो, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो, अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता है तो चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ में चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और सेम वही चीजें हैं, प्रोडक्ट की, पावर की, एक्सपोनेंट्स की, जीरो की और क्वोशंट की, और फिर उसके बाद ये पावर ऑफ क्वोशंट, ये भी लिखा हुआ, नाम चेंज है, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, इन चीजों को नोट डाउन भी करना है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं,
जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो ना, तो लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी करता है और सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन मान लो नहीं होता है, तो लोग बोलते हैं यार आपने तैयारी करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप तो अपनी तैयारी पे फोकस करो और बिल्कुल बेटर तरीके से लग जाओ चीजों को। जैसा कहा जा रहा है, सर ने बोल दिया है कि नोट्स बना करके पढ़ना है, खुद के नोट्स होने चाहिए, तो वो बनाओ आप। जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी करोगे ना, तो डेफिनेटली चीजें वर्क करती हैं, काम करती हैं। देखिए बताता हूँ, एक देश में एक बुजुर्ग किसान होता है। अब वो क्या करता है, उसके पास एक घोड़ा होता है। अब वो घोड़ा क्या होता है कि जैसे ही वो जाता है घोड़े को लेकर के जंगलों की तरफ, तो घोड़ा तो जाता है, लेकिन वो जब घास चरने के लिए जाता है जंगलों में, तो वो एक दिन क्या होता है, वापस नहीं आता है। गांव के लोग जाते हैं उसके पास में, बोलते हैं कि अरे आपका घोड़ा जो है वो वापस नहीं आया, कहाँ खो गया, क्या हो गया? तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है अरे ठीक है, अरे आपके साथ गलत हो गया। तो वो बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये ऐसा इंटरप्रिटेट क्यों कर रहे हो? तो बोले ठीक है, जो भी है जैसा भी है देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शांत और कूल माइंड के साथ ये बात बोल देता है। हाँ, धीरे धीरे टाइम बीतता है, बात आई गई हो जाती है, गांव के लोग भी भूल जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, जो घोड़ा गया हुआ था वो अपने साथ और भी घोड़ों को साथ लेकर के आ जाता है उसी किसान के घर पे। तो उसके पास एक की जगह पे 7 घोड़े हो जाते हैं। फिर वही गांव के लोग आते हैं, बोलते हैं यार आप तो बहुत लकी हो, जो ये घोड़ा है आपके पास पहले एक घोड़े थे, अब ज्यादा घोड़े हो गए। मतलब वहां भी लोगों ने अब उसके बारे में पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो अलग अलग जोन से गुजर रहे होते हैं, बस लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे नहीं होना चाहिए। हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस पर अड़ी होना चाहिए कि हाँ अगर इसी तैयारी कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, आप लगातार अगर कोई चीज करोगे तो ही उसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर क्या होता है, गांव के लोग बोलते हैं अरे अब आपके पास बहुत घोड़े होते हैं। तो क्या होता है, अचानक से उस उन जितने जितने भी घोड़े रहते हैं उनमें से एक घोड़ा ऐसा होता है कि जो अनट्रेंड होता है, वो उतना फास्ट नहीं दौड़ पाता। तो किसान का जो जो किसान होता है, बुजुर्ग किसान, उसका एक लड़का होता है, वो जाता है उस घोड़े को ट्रेन करने के लिए, अपने साथ में लेकर के जाता है। तो जो अनट्रेन घोड़े के साथ जाता है तो वो क्या होता है, उसको चोट लग जाती है, वो घोड़ा उसको गिरा देता है, उसके पैर में चोट लग जाती है और वो अपाइज हो जाता है, पैर से नहीं चल पाता है, पैरों में उसकी चोट लग जाती है। फिर गाँव के लोग आते हैं अपना इंटरप्रिटेशन लेकर के, अरे आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके बच्चे को लग गई है, चोट लग गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उस कंट्री का, उस देश का जो राजा होता है, अचानक से मुनादी होती है। मुनादी का मतलब जोर शोर से हल्ला होता है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है दूसरी कंट्री से। तो जितने भी लोग हैं उन सबको युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत ज्यादा ही पैर उनके वो होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, उन लोगों को नहीं जाना होता है। तो गांव के जितने भी लोग रहते हैं, उनके जितने भी बच्चे होते हैं जो यंग होते हैं, उनको युद्ध में भेजा जाता है। और युद्ध का रिजल्ट ये होता है कि युद्ध में जाते हैं और वहां से वापस लौट करके कोई नहीं आता। और फिर गांव के लोग आते, बोलते हैं यार आप तो बहुत लकी हो, आपका बच्चा भी बहुत लकी है कि आप अपने बच्चे के साथ रह रहे हो, हमने अपने सभी लोगों ने अपने बच्चे को दिए। तो क्या होता है ना कि लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है वो बदलता है, हमें टाइम पे छोड़ देना चाहिए। अभी के समय पे जो चीज आप कर सकते हो उसी पे ही आपको मेहनत करनी है, क्योंकि वही चीज आपके पास में, आपके हाथ में है। आप जो चीज आपके कंट्रोल में, आप वही कर सकते हो। दूसरों के इंटरप्रिटेशंस में आप चीजों को करोगे वो डेफिनेटली गलत होंगी, चीजें गलत होंगी। तो आपको क्या करना, अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को करना है। अगर मैंने बोला है ना लिखना है कॉपी में, लिखो, देखो रिजल्ट मिलेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप लगातार 20 क्लासेस में जब नोट्स आपके पास में होंगे ना, आप कहोगे यार सर मजा आ गया, सर रिवीजन करने में मुझे हेल्प मिल रही है, मैं क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पा रहा हूँ, सर कॉन्सेप्ट में मुझे हेल्प मिलती है, आप जो पढ़ाते हो ना क्लासेस में जा करके मुझे हेल्प मिलती है, जब ये चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है वहां पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो इस तरीके से चीजें काम करती है, धीरे धीरे समय के साथ में काम करती है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी पिछले में भी हमने पढ़ा, और ये डेफिनेशन है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, अगर इन दोनों को हम e टू द पावर m है उसकी पावर n है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का,
होगा, या डिफरेंट है तो ये भी हो जाता है, माइनस में है अगर नेगेटिव है तो आप 1 में लिख देते हैं, e टू द पावर 0 है तो 1 हो जाता है। इसी तरीके से अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाता है, और ये होल पावर है तो दोनों के साथ में शेयर हो जाती है पावर। ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कुछ, इनको भी देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। आई होप कि ये जो एक्सपोनेंट्स और पावर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपको आइडिया लग चुका होगा। मैं मानती कि क्या होता है कि जब हम कभी क्लास लेते हैं ना, तो कोई क्लास हमारी बहुत बड़ी होती है, कोई क्लास हमारी छोटी होती है, कई कॉन्सेप्ट छोटे होते हैं। मेरा एक टारगेट होता है कि आज अगर कोई चीज हमने शुरू करी है, ये टॉपिक अगर शुरू किया है, अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो कॉन्सेप्ट हमारे खत्म होने चाहिए आज की डेट में, भले उसके लिए कितना भी टाइम मिल जाए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी कोई क्लास 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की कोई क्लास लगभग हमारी पहुंच जाती है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे छोटे होते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद जो आपको टाइम मिलता है अपने डेडिकेशन के लिए, अपने लिए 1 से 2 घंटे का टाइम जो निकाला है, 1 से 2 घंटे का टाइम जो निकाला है, उसी टाइम में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियोस को देखना स्टार्ट करना है। इसी तरीके से आप अच्छे से कवर कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि मैं एक दिन में अगर एक टॉपिक करा रहा हूं तो आपको एक दिन में एक ही करना है, अगर आपका जो बैकलॉग पड़ा उसको भी कवर कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वर्कशीट्स लेना चाहते हैं, वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है। उस हैंड होल्डिंग सपोर्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हो, आपको क्या दिया जाता है, एक ट्रैकिंग सीट दी जाती है जो कि टॉपिक ट्रैकिंग सीट होती है। इस टॉपिक ट्रैकिंग सीट में हम क्या करते हैं, आपको ट्रैक करवाते रहते हैं प्रॉपर वे में कि क्या आपका ये कंप्लीट हुआ, आप बोलोगे यस सर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चंस आपने करे हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ये आप ट्रैक कर लेते हो। आपको पता रहता है कि यार जो हमारा सिलेबस है उसमें से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन का, इसी तरीके से जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, इतने कॉन्सेप्ट हमने 11 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या होता है, इस ट्रैकिंग सीट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता होता है कि आगे हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब जैसे आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे, अच्छा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर एवरेज मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, पाई चार्ट्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ग्राफ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ग्राफ का इंट्रोडक्शन हमने पहले भी किया हुआ है, टाइप ऑफ ग्राफ भी पढ़े हुए हैं। तो वो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ आने वाली हैं। और इसी तरीके से पूरा हमारा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट होने वाला है। और आपको पता भी है, मैंने डे 1 में ही बताया कि अगर आपने केवल मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया ना, तो आप 50% जंग वहीं जीत जाते हो, क्योंकि सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है ना, 50% वेटेज मैथ्स का होता है। और ये मैथ्स आपको हर जगह काम आने वाली है। आप अगली क्लासेस में जाओगे, वहां भी आपको हेल्प मिलेगा कि अच्छा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने की मान लीजिए 2 मेथड्स पढ़ी हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और ये मेथड आपको 10th क्लास में भी काम आने वाली है। तो ये चीजें आपके लिए हेल्प करेंगी जब आप लगातार नोट्स बना के चीजों को पढ़ोगे। डाउट है तो पूछिए ना, डाउट क्लियर करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, हमारी टीम बैठी हुई है, डाउट आपके सारे क्लियर होंगे। और जो भी बच्चे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स में क्या होता है। अगर आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नवोदय, सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, आपसे डायरेक्ट बात होगी, वीडियो कॉल पे बात होगी, आपकी कॉपी भी चेक करी जाती है कि हाँ आपने किया है कि नहीं किया हुआ है। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, डाउट भी क्लियर कर सकते हो। वो सारी फैसिलिटी आपके लिए दी जाती है। और साथ ही साथ में सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर मेथड, डेली कैसे हमें करना है चीज़ों को, और डेली वाइज ट्रैकिंग होती है आपकी, डे वाइज ट्रैकिंग होती है। डेली आपको एक टास्क दिया जाता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कि आज का काम आपको ये है, जो कि कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हालत में। अगर आप किसी सिचुएशंस की वजह से कहीं बाहर जाते हो तो आप पहले इन्फॉर्म करते हो। मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनको हम देते हैं। और इसके साथ साथ में जो भी बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।